नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम और आप बातें कर रहे थे हमारा संविधान नाम के टॉपिक पे, और इसी क्रम में हमने पहले समझा कि दरअसल संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का वो क्या रहा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी। फिर हमने देखा कि जब भारत का संविधान बन गया तो उसका एक्टमेंट और इनैक्टमेंट कैसे हुआ। फिर हमने ये भी समझा था कि प्रस्तावना में लिखी हुई बातें क्या है, और इसी क्रम में हम लोगों ने शुरुआत किया था मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें अभी तक हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे शोषण के अधिकार के बारे में, जिसका नाम है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन अगर इंग्लिश में कहें तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर ख्याति। इसके पहले कि हम और आप क्लास की शुरुआत करें, पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये स्लाइड मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक चयन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। बहुत जल्दी एनुअल प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो ऐसे में यदि आपने ठान लिया है, आपने विचार कर लिया है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो सही समय होगा कि सीमित व्यय में आप अपने सपने को पूरा करें। तो अगर आप करना चाहते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो आप के लाइफ 31 कोड का यूज़ करके और ज़्यादा बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। ये जुलाई एक्सटेंशन ऑफर है, जिसमें 12 मंथ के साथ 3 मंथ, 18 मंथ के साथ 4 मंथ और 24 और 36 महीने के साथ 6 से 9 महीनों का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो अगर ये जो ऑफ़र है, वैसे तो जुलाई 22 को ख़त्म हो रहा है, इसमें एडमिशन के लिए आप के लाइव 31 कोड का यूज़ कर सकते हैं। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र कि यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी पार कर ले जाते हैं तो अनअकैडमी आपको 100% फी रिफंड करने वाला है। ऑल स्टार बैचेस आईएएस 2024 के लिए ये बैच शुरू हो रहा है, ये 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो इसमें भी एडमिशन के लिए आप अदर डिस्काउंट्स के लिए आप के लाइव 31 कोड का यूज़ करिए। प्रतिज्ञा बैच आईएएस 2024 के लिए ये 10 जुलाई से शुरू हो चुका है, मुखर्जी नगर से लाइव है, और इसमें भी आप रेफरल कोड के लाइव 31 का यूज़ करें ताकि आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। अगर आप के पास किसी भी तरीके की आर्थिक बाधा है और उस वजह से आप प्रिपरेशन अवेल नहीं कर पा रहे और आप इच्छुक हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के, तो अनअकैडमी आपको 0% ईएमआई पे अपने सपनों को पूरा करने की जो है सुविधा प्रदान कर रहा है। ये कॉम्बैट टेस्ट सीरीज़ आ रही है 23 जुलाई को 11 बजे। आप इसमें एनरोल करें और आपको इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट भी मिलेंगे। ये फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, ये 2024 के लिए है, और इसमें भी यदि आप एनरोल करना चाहें तो आप ज़रूर इसमें एनरोल करें। इस जुलाई 17 और जुलाई 24 से शुरू हो रहा है। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट, तो देखिए जब वर्ड आता है शोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन वर्ड का जरा समझना होगा कि शोषण किस चीज़ का शोषण, कौन किसका शोषण कर रहा है, कौन शोषण है कर रहा है और कौन शोषित है जिसका शोषण हो रहा है, क्यों ये अधिकार लाया गया। राइट, शोषण मतलब अगर हम जैसे कहते हैं ना कि किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो पास्ट टाइम में ऐसा हो रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉयटेशन किया, या मतलब एक्सप्लॉयटेशन किया किसने, क्यों लाया गया है अधिकार, या इसकी ज़रूरत क्या थी और उसको मौलिक अधिकारों में क्यों लाया गया। राइट, अच्छा एक चीज़ और कि यदि आपने प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है, तो आप लेट्स क्रैक यूपीएससी के सीएससी के हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पे जब जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो वहाँ पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएटेड है हमारा संविधान नाम से, जहाँ पे आप जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जाके देख सकते हैं। खैर, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें पहले ये समझना होगा कि क्या था शोषण के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। राइट, तो देखो जैसे इंडिया की बात करें या किसी भी देश की बात करें, तो हमेशा क्या रहा है, कहा जाता है कि कोई स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग मतलब वर्ग होता है, जो एलीट वर्ग कह लीजिए, तो वो हमेशा से क्या करता है, अपने से जो छोटे लोग हैं उनको सप्रेस करने की कोशिश करता है। जैसे जंगल में होता है ना कि जो राजा है शेर, वो बाकी सारे लोगों को बिल्कुल, जो बाकी सारे जानवर हैं उनको एक्सप्लॉइट करता रहता है। तो सेम कंडीशन इंडिया में भी या कह लीजिए इंडिया या वर्ल्ड के जो देश हैं वहाँ पे देखी गई। जैसे कहीं पे जो प्रॉब्लम थी वो दासता की प्रॉब्लम थी, स्लेवरी की प्रॉब्लम थी। राइट, कि दास बना लिया गया। कहीं हमने देखा फोर्स लेबर करा दिया, जबरदस्ती मजदूरी कराई गई, या देवदासी प्रथा, या कई सारी ऐसी प्रथाएं थी, कई सारी चीज़ें ऐसी इंडिया में चल रही थी जिसका कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट, अगर आप एम देखेंगे, अल्टीमेट गोल देखेंगे, तो ऐसा लग रहा है किसी न किसी का शोषण किया है। अब जो वर्ड होता है ना शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि किस शोषण की बात हो रही है। क्या यहाँ पे दास्ता की बात हो रही है? तो याद रखिएगा, जो शब्द है दास्ता,
स्लेवरी, स्लेवरी शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल नहीं था, या मतलब कहा जाए कि जो दास्ता है वो इंडिया में प्रिवेल नहीं कर रही थी इस तरीके से जिसमें जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर किया गया है। जो स्लेवरी का प्रॉब्लम हो गया, या स्लेवरी से ज़्यादा जो रिलेवेंट होगा वो होगा बंधुआ मजदूरी कराना, राइट। तो जो दास है कहीं ना कहीं उस टर्म्स में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, अदर फॉर्म ऑफ चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब शोषण मतलब कि दो वर्ग हैं, एक वर्ग है जिसने शोषण किया है, ठीक है, शोषण किया है, और एक वर्ग है जिसका शोषण हुआ है, ठीक है, शोषण करने वाला, और नीचे वाला जो वर्ग होगा शोषित। अब इसमें तो मान लीजिए मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, तो इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए कि यदि हम इन अधिकारों का अभ्यास ना कर पाएँ तो क्या हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं इस केस में। लेकिन कौन शोषण कर रहा है और कौन शोषित हो रहा है, ऐसे में देखिए क्या आज के समाज में हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर पुरुष और नीचे महिला है, यानी ऐसा हो सकता है कि जब भी हम घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो एक हो गया मेल सोसाइटी जिसने फीमेल का जो है एक्सप्लॉयटेशन करके रखा है, जबकि मौलिक अधिकार गिवन है। इसके अलावा क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ उच्च वर्ग है और एक तरफ निम्न वर्ग है, क्या यहाँ पे भी शोषण जो है लागू हो रहा है, यहाँ पे भी शोषण हो रहा है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तरफ अमीर है, अमीर मतलब आर्थिक तौर पर, और एक तरफ गरीब है, क्या अमीरों ने गरीबों का शोषण करके रखा है? यानी जो वर्ल्ड है शोषण, वो अपने एम्बिट में बहुत सारी चीज़ों को क्लब किए हुए हैं कि शोषण हो रहा है तो एक वर्ग ऊपर का है जो शोषण करने वाला है, और दूसरा वर्ग है शोषित जो जिसका शोषण हो रहा है, राइट। तो पास्ट टाइम में जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उनको ये लगा कि हमें क्योंकि इक्वालिटेरियन सोसाइटी या इक्वलिटी बेस्ड सोसाइटी की स्थापना करनी है, ऐसे में यदि एक वर्ग ऊपर रहेगा जो हमेशा शोषण करेगा और एक वर्ग शोषित होगा जिसका हमेशा शोषण होगा, तो जो शोषित वर्ग होता है, कहते हैं कि अगर किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसी हाथी के पैर में आपने बचपन से एक चेन बांध दीजिए, बांधे रखिए तो उसको उस हाथी को उस चेन में बंधे रहने की आदत हो जाती है। कहा जाता है यदि आप चेन खोल भी देंगे तो लास्ट में फिर वो हाथी भागने वाला नहीं है, और एक टाइम पर उसको रियलाइज ऐसा हो जाता है कि चेन में बंधे रहना ही उसकी ज़िंदगी है, राइट। तो अगर मान लो हम ऐसा कर दें कि एक वर्ग हमेशा शोषण करेगा, दूसरा वर्ग हमेशा शोषित होगा, तो जो वर्ग शोषित होगा वो क्यों ही अपने मौलिक अधिकारों की मांग करेगा, राइट। वो उसको लगेगा समानता जैसी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, स्वतंत्रता जैसी चीज़ें होती ही नहीं है, इसलिए समानता बनी रहे, स्वतंत्रता इस्टेब्लिश रहे। अभी तक हमने दो अधिकार देखे ना, समानता और स्वतंत्रता, तो ये समानता और स्वतंत्रता इंश्योर हो इसके लिए ज़रूरी था कि शोषण जो शब्द है, शोषण शब्द है, इसको हटा दिया जाए। शोषण को क्या किया जाए कि इसको पनिशेबल ऑफेंस बना दिया जाए कि जो लोग शोषण कर रहे हैं ये जो है इनको पनिश भी कर सकता है। दिस इज द थिंग कि हमारे संविधान वेत्ताओं को ये लगा कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध फोकस करेगा, विरुद्ध मतलब शोषण के अगेंस्ट अगर जो कोई अधिकार है वो दिया जाए। तो अगर मान लीजिए कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं देने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की, राज्य देगा, राइट, और मिलेगा किसको? नागरिकों को, राइट। तो यानी ये नागरिकों के अधिकार को बढ़ावा दे रहा है और देने की जिम्मेदारी किसकी? राज्य की। लेकिन जरा एक बात सोचिए, क्या हमेशा शोषण राज्य करता है? क्या स्टेट ही हमेशा शोषण करता है? स्टेट मतलब क्या पुलिस शोषण करती है? क्या जजेस शोषण करते हैं? क्या बैंक शोषण करता है? क्या रेलवे शोषण करता है? शोषण कौन करता है? क्या सिर्फ राज्य करता है? तो आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ राज्य तो शोषण नहीं करता ना, यहाँ पे निजी जो संस्थान है क्या वो शोषण नहीं करते? वो भी करते हैं। क्या जो बड़े लोग होते हैं, कई बार हमने देखा कि बड़े घरों में क्या होता है कि वो लोग ज़बरदस्ती जब देखते हैं कि हाँ किसी को इकोनॉमिकली कुछ प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली ये पर्सन थोड़ा वीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? ज़बरदस्ती उसे अपने घर में काम कराते हैं, कम श्रम पे काम कराते हैं। तो क्या निजी लोग शोषण नहीं करते? निजी भी करते हैं। तो देखिए जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये अपनी पेरीफेरी में राज्य के साथ साथ निजी को भी शामिल करता है। तो इट इंक्लूड प्राइवेट एज वेल एज योर गवर्नमेंट पार्ट। तो गवर्नमेंट के साथ साथ इसमें प्राइवेट जो एंटिटीज़ है वो भी कवर्ड होंगे, राइट। अदरवाइज अगर हमने शुरू से एक चीज़ देखा कि मौलिक अधिकार मतलब ये अधिकार जो भाग 3 में दिए हैं और जिनका अधिकार ना मतलब जिनका अभ्यास ना होने पर व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। लेकिन उस कंडीशन में सोचने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि देने का अधिकार किसको है? देने का या कह लीजिए ड्यूटी किसकी है? तो राज्य की है। और यदि राज्य ना कर पाए तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। लेकिन शोषण तो सिर्फ राज्य नहीं करता ना। तो
इसमें निजी लोग भी शामिल होते हैं, इसीलिए शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें निजी अभिकर्ताओं को भी शामिल करके रखा गया है। क्या ये बात मेरे ख्याल में आपको जो है समझ में आ गई होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब हम एक्सप्लॉयटेशन पढ़ रहे हैं तो अब आते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है, किस आर्टिकल में क्या बातें लिखी हुई हैं। अब हम यहाँ पे आए, ठीक है। मेरे ख्याल में जो ओवरव्यू है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद दो अनुच्छेदों में एक्चुअली इसको कवर किया गया है। एक है अनुच्छेद 23 और एक है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में जिन चीज़ों को कवर करके रखा गया है वो दरअसल शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं। एक एक करके जरा दोनों आर्टिकल्स को समझते हैं, उनके कीवर्ड्स को समझते हैं और देखते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। पहले जरा बात करते हैं अनुच्छेद 23 यानी आर्टिकल 23 की। देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 23 कह रहा है, अगर हेडलाइन देखिए, मानव तस्करी और बलात् श्रम पर रोक। पूरी लाइन पढ़िए 1 और 2 क्या कह रहा है। लेट मी हाईलाइट। मानव तस्करी, बेगार, जबरन श्रम जिसको बलात् श्रम क्या है, ये निषिद्ध है। और इस तरह का कोई भी प्रावधान इस तरह के कोई भी प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार, देखिए यहाँ पे किसके अनुसार, कानून के अनुसार दंडनीय प्रावधान, दंडनीय अपराध है। पहले जरा अवन को समझते हैं। देखिए इसमें कीवर्ड क्या क्या है, किन किन चीज़ों को शोषण में कवर किया गया है, राइट। अभी हमने डिस्कस किया कि हर तरह की चीज़ें जो है, महिला के ऊपर जो शोषण है वो भी शोषण है, या निम्न जाति के ऊपर शोषण हो तो वो भी शोषण है। आर्टिकल 23 किसकी बात कर रहा है। पहला कह रहा है मानव तस्करी, मानव तस्करी, दूसरा है बेगार कराना और तीसरा है बलात् श्रम कराना। इंग्लिश में लिखते हैं तो मानव तस्करी का मतलब हो गया आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर, ये सब देखिए क्या कह रहा है, निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब नहीं होगा, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। क्या क्या नहीं होगा। पहला कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम लोग बाजार में सामान खरीदते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स खरीदते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारे जीवन जीने के का जो रहन सहन है उसको आसान बनाते हैं, हम उनको जाके बाजार से खरीद के लाते हैं, राइट। सो वी परचेस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। लेकिन जब हम गुड्स की जगह मानव को एज अ कमोडिटी यूज़ करें, व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग ह्यूमन एज अ कमोडिटी, हम मानव को ऐसा ट्रीट करें जैसे ये मानव नहीं बल्कि कोई वस्तु है, यानी जब मानव का वस्तु की तरह खरीद बेच होने लगे, राइट। हम वस्तु नहीं मानव खरीदें अपनी सुविधा के अनुसार, तो वो कहते हैं मानव की तस्करी कराना। तस्करी मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कई सारे पोर्टर्स बॉर्डर्स होते हैं, लोग मतलब ऐसे आरोप लगते हैं कि महिलाओं को ज़बरदस्ती बेच दिया जाता है ताकि उनको फीमेल प्रोस्टिट्यूट बनाया जा सके, है ना, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। बच्चे के कितने कई सारे हमें रिपोर्ट्स मिलते हैं ना कि बच्चे गुमशुदा हो गए हैं, गायब हो गए हैं, तो उसने क्या किया कि बच्चे को बेच दिया गया, है ना। कई सारे जगह पे हम देखते हैं कि ऐसे भी खबरें सुनाई देती हैं कि वहाँ पे चाइल्ड जो बच्चे हैं उनको किडनैप किया गया, उसके बाद इनको किसी अन्य देशों में या अन्य प्रदेशों में बेच दिया गया, जहाँ फिर वो मजबूर है कि फिर वो वही काम करे जो सामने वाला कह रहा है, राइट। तो प्रोस्टिट्यूशन को लेके बहुत सारी ना केवल मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह की बातें की गई, बल्कि आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में इस तरह के मुद्दे को उठाया गया, जहाँ पे पहले तो किसी तरीके से फूल किया जाए जो फीमेल हैं, या जो मतलब एक तरीके से समझिएगा कि वो सोसाइटी या वो उस सोसाइटी या उस क्लास के लोग जो अपने हक के बारे में उतने अवेयर्ड नहीं हैं, तो उनको ज़बरदस्ती क्या किया जाए, माइग्रेट मतलब किसी और जगह पे बेच दिया जाए। मतलब जब मानव का आप व्यापार करने लगे उसको कहते हैं मानव तस्करी।
देखिए ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार बनने के बाद ये चीज़ें रुक गई हैं, बट ये ज़रूर है कि हाँ, इसको लेके अवेयरनेस ज़रूर है, पहले से कहीं ज़्यादा अवेयरनेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई सारे केसेस में इस बात का संज्ञान लिया है, सरकारों ने भी प्रयास किए हैं। लेकिन देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आपका बन के तैयार हो गया और तब से लगभग हम आज़ादी के 75 सालों में हैं, लेकिन जो मानव तस्करी की प्रॉब्लम है उससे इंडिया अभी भी उबर नहीं पाया है। तो मेरे ख्याल में आप मानव तस्करी समझ पा रहे होंगे। तो तस्करी मतलब जब मनुष्य को आप सामान की तरह, वस्तु की तरह खरीदना बेचना शुरू करें। दूसरा होता है बेगार। बेगार का मतलब ऐसे समझिएगा, सपोज करो किसी काम को करने के लिए, सपोज करिए कोई पर्सन 9 से 5 काम कर रहा है, तो 9 से 5 काम करने के लिए उसका एक स्टैंडर्ड होगा ना, कि मतलब वो इस लेवल का काम कर रहा है, वाइट कॉलर जॉब कर रहा है या लेबर कर रहा है, लेबराना कर रहा है मनरेगा में, या कोई भी काम कर रहा है, कोई भी XYZ काम कर रहा है। उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उस पर्सन को लेट से 100 रुपये मिलने चाहिए। लेकिन आप क्या करें, ज़बरदस्ती उससे काम करा लें और उसको उसका यथोचित श्रम भी ना दें, यानी सीमित श्रम में असीमित काम कराना, उसको कहते हैं बेगारी कराना, राइट। कि मतलब कई बार आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि फ्री का लेबर मिला तो 10 बार खेती पलटवाओ, राइट। तो क्या होता है कि लोग समझ जाते हैं कि सामने वाला बिल्कुल इसका कुछ होना है नहीं या एकदम कमज़ोर है, तो दिन भर उसको दौड़ाते रहेंगे, काम कराते रहेंगे, और वो भी किस लिए, अपने हित के लिए। तो ऐसे काम को हम कहते हैं बेगारी कराना, यानी उस योग्य आप उनको पैसे मत दीजिए। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि होटल पे, ढाबास पे जो लेबर वगैरह काम करते हैं, जनरली जो बच्चे काम करते हैं, बच्चों को वो हायर इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज कि जो बच्चा है उसको अपने अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं पता। सुबह 7 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक जब तक रेस्टोरेंट चल रहा है तो बेचारा चिंटू काम ही कर रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न, इसको कहते हैं बेगार। अब उसको जाते समय कुछ पैसे पकड़ा दिए कि चलो ठीक है जाओ, इतना ही मिलता है, कुछ बोला तो उसने उसको मार दिया, राइट। तो ये कहते हैं बेगारी कराना। तो पहला हो गया मानव तस्करी और दूसरा होता है बेगारी। दूसरा होता है जो तीसरा है, इसको जबरन श्रम या फोर्स लेबर कहते हैं। फोर्स लेबर मतलब आप करना ना चाहें लेकिन आपको फोर्सफुली वो काम कराया जाए, ज़बरदस्ती आपसे कराया जाए, राइट। कई बारी आपने देखा होगा अपने अगल बगल ही कि कई बार आदमी मजबूरी में भी बहुत कुछ करता है, राइट। और उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोग उससे वो काम कराना शुरू करते हैं। इससे कहते हैं जबरन मतलब हमें पता है कि सामने वाला मजबूर है तो चलो और करो, ठीक है। तो 3 चीज़ों के लिए आर्टिकल 23 में बात की गई है, मानव तस्करी, बेगार और बलाश्रम। ये बिल्कुल निषिद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा फंडामेंटल राइट कहता है कि इंडिया में तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, नहीं होगी, इंडिया में बिल्कुल मना है, ख़त्म है, राइट। लेकिन अगर फिर भी होगा, अगर होता है तो ये क्या है, दंडनीय अपराध है, दंड मिलेगा आपको। लेकिन दंड कौन सा दंड मिलेगा, मतलब मान लो कि किसी ने करवा ही दिया, फोर्स लेबर कहीं हो ही रहा है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो क्या होगा, दंड तो मिलेगा। कौन बनाएगा दंड, तो लिखा है कानून के अनुसार। अब कानून के अनुसार मतलब क्या, इसका मतलब संविधान ये कह रहा है, हमने ये बता दिया कि भाई अगर ये चीज़ होता है तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस, इसमें दंड मिलना चाहिए। तो दंड कौन निर्धारित करेगा, इन्होंने बोला संसद की जिम्मेदारी होगी कि फिर वो कानून बनाए, और जो कानून तय किया जाएगा, जो कानून एक बार तय कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से इसमें दंड का प्रावधान होगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट डिफाइंड, के संविधान ने इस बात को परिभाषित नहीं किया कि कौन सा दंड होगा, क्या दंड होगा। उन्होंने बोला ये दंडनीय अपराध होगा, और दंड कौन तय करेगा, कानून कौन बनाता है, आपको पता है कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी, इंडियन पार्लियामेंट की। दैट मीन्स कि आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीज़ों को कवर किया, किसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, बेगार को और बलाश्रम को। लेकिन इसके लिए दंड क्या होगा ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, ये कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ता है किसके ऊपर, आपके सरकार के ऊपर या आपकी संसद के ऊपर, जिसका काम है कानून बना के इस चीज़ को रोकना, निषिद्ध करना और दंडनीय अपराध बनाना, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखें कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि हम जो है कुछ लोगों से काम करवाएं, राइट। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक प्रयोजन है, कोई जो है ऐसी चीज़ें जैसे आपके देश की, जिससे आपकी इंटीग्रिटी, देश की संप्रभुता आड़े आती है, देश की सुरक्षा आड़े आती है। ऐसे में आपके संविधान ने राज्य को देखिएगा, यहाँ पे जो कीवर्ड है राज्य है। राज्य मतलब 4 चीज़ें। राज्य मतलब कौन होता है राज्य मतलब जिसकी डिफाइंड टेरिटरी हो, उसमें रहने वाली जनसंख्या हो, ठीक है, इस जनसंख्या की चुनी हुई गवर्नमेंट हो और वो गवर्नमेंट सोवरिन हो, ठीक है।
इस तरह के राज्य, यानी जो आप राज्य देखते हैं ना यूपी बिहार, वो प्रोविंस है, ठीक है। जब स्मॉल में एस लिखते हैं ना तो वो प्रोविंस को डिनोट करता है, और जब कैपिटल में एस लिखते हैं तो वो आपकी कंट्री को डिनोट करता है। तो यहाँ पे कह रहा है इस अनुच्छेद में यदि राज्य चाहे, स्टेट को ऐसा लगता है कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक मतलब जिसमें सबका हित हो, उसको लागू मतलब सबके हित को से जुड़ा कोई मुद्दा हो, तो राज्य किसी भी सेवा को करने के लिए अनिवार्यता तय कर सकता है कि भाई देखो, जैसे सपोज करिए भारत पे किसी देश ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना के पास इस समय रिसोर्सेज कम हैं, ऐसे में लगता है कि देश की सेवा के लिए ज़रूरी है कि कुछ लोग जाएं और सैनिकों की मदद करें, तो राज्य फिर इसको अनिवार्य कर देगा। हाँ, लेकिन एक शर्त ज़रूर है, राज्य ये नहीं करेगा कि फला धर्म के लोग ही जाएंगे या इस जो लिंग के लोग हैं नहीं जाएंगे, या ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका संविधान बोल रहा है कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति या वर्ग, उनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो राज्य अगर जो है सार्वजनिक सेवाओं में यदि राज्य चाहे तो क्या मतलब ये सारी चीज़ें कर सकता है, बलाश्रम करा सकता है तो करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई तुम शूद्र हो तो तुम ही जाओ, उच्च जाति वाले नहीं जाएंगे। तो इस आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में आपको आर्टिकल 23 जो है क्लैरिटी मिल गई होगी कि 23 में 3 चीज़ों की बात है, मानव तस्करी, बेगार और बलाश्रम। इसके ये जो है दंडनीय अपराध है। दंड कौन देगा? तो दंड देगा आपका संसद द्वारा बनाई हुई या तय की हुई विधि। लेकिन फिर भी राज्य को भी अधिकार है, यदि राज्य को लगता है कि किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कुछ लोगों को जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, तो राज्य उसको अनिवार्य कर सकता है। हाँ, बस ये जरूर है कि धर्म, नस्ल, जाति, इन आधारों पर, या वर्ग भी, क्लास भी, कि भाई अमीर जाएंगे या गरीब ही जाएंगे, अमीर क्यों जाएं, तो इस आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। दिस इज आर्टिकल 23। आई होप कि यहाँ पे आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए कुछ हालिया मुद्दे देख लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कोविड-19 का जब समय चल रहा था, लेट मी हाईलाइट, कोविड-19 महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं पहले तो माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद फिर लोग अपने घर पहुंचे और इतनी मजबूरी हो गई कि फिर से माइग्रेशन, रिवर्स माइग्रेशन होने लगा। अब इससे क्या हुआ कि कई जगह पे ऐसे भी हमें उदाहरण मिले कि जो है मतलब जो वर्कर्स थे उनके किस अधिकारों की बिल्कुल धज्जियां उड़ गई। लोगों ने उनसे फोर्सफुली काम भी कराया, क्योंकि अचानक कोविड-19 के बाद आपने देखा होगा कि जो असंगठित श्रम है उनके पास श्रम ही नहीं था। कितने सारे लोग बेरोजगार हो गए, अपने अपने घरों पे पहुंचे, वहाँ पे अलग प्रॉब्लम। तो इस वजह से जब वो लोग फिर से काम के लिए आए तो उनका कितना ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कोविड-19 के दौरान। फिर आप देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 23 जबरन श्रम पर रोक लगाता है, और PUDR बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बल शब्द में दबाव वाली आर्थिक स्थिति, जैसे कोविड-19 में हुआ था, होने वाली मजबूरी शामिल होनी चाहिए, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। देखिए ये जो केस है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 1982 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, राइट, जिसमें यह था कि बलाश्रम की मनाही, बलाश्रम की मनाही मतलब बलाश्रम मतलब जबरदस्ती किसी से काम कराना। अब बलाश्रम में सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये है कि इसमें आप आर्थिक चीजें भी रखिए। बलात् मतलब बलपूर्वक, बलाश्रम, बेगार और बलात् अभी बताया ना आपको, बेगारी कराना और बलाश्रम कराना। तो जब इसमें आप आर्थिक स्थिति को भी रखिए कि मतलब हमें पता चल रहा है या किसी पर्सन को पता चल रहा है कि सामने वाले के पास में आर्थिक तंगी है, राइट, फाइनेंशियल क्राइसिस है। अब उस फाइनेंशियल क्राइसिस को कह लीजिए एक तरीके से आधार बनाकर किसी पर्सन का या किसी ग्रुप का एक्सप्लॉयटेशन करना, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन करना। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा तर्क है कि जहाँ पे बलाश्रम है वहाँ पे आर्थिक जो आर्थिक स्थिति है या किसी की आर्थिक स्थिति को यदि आधार बनाकर बलाश्रम कराया जाए तो इसको भी इसका आधार बनाया जाए, बलाश्रम का आधार बनाया जाए। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का शांति और लचीलेपन के लिए रोजगार और सभ्य कार्य अनुशंसा 2017 का भी उल्लंघन है। ये क्या कहता है कि राज्यों को आपदा के बाद उबरने के दौरान हाशिए पर रहने वाले समूह के रोजगार के स्वतंत्र विकल्प के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। अगर जो है जब भी कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी आ जाए तो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि जो सबसे लास्ट माइल पर्सन है ना, जो डाउन टू सेक्शन है, उनको वहाँ से उबारने के लिए राज्य को एफर्ट डालना चाहिए, राइट। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी कई निर्देश और अध्यादेश हमारे संविधान के मतलब जो है दिए हुए हैं कि यदि नहीं होता है तो फिर तो ये संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। कि जो आर्टिकल 23 है ये यहीं तक है। मेरे ख्याल में आपको जो है चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 24 की। देखिए अनुच्छेद 24 क्या कहता है
ये एक्चुअली बच्चों के बारे में बात करता है कि चिल्ड्रन कौन है, तो हर वो पर्सन जो 14 वर्ष से कम है, 14 ईयर्स, ये कौन होगा, बच्चा। और 14 से 18 या 17 वर्ष 11 माह 29 दिन, ये होगा आपका एडोलोसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली बात हो रही है बच्चे की, बच्चा यानी जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है। क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा है तो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम है, यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया हु इज अ चाइल्ड। तो जिसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो, किसी भी बच्चे को कहाँ कारखाने में या खादान में, ठीक है, कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। आप किसी बच्चे को कारखाने या जो खान है वहाँ पे नहीं लगाएंगे या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो खास बात है वो है खतरनाक, कि खतरनाक शब्द को डिफाइन नहीं किया गया। खतरनाक मतलब कितना खतरनाक, कौन सा खतरनाक, खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो खतरनाक काम कितना खतरनाक है, इस बात को डिफाइन नहीं किया गया है। तो जो हेडलाइन है वो ये है, ये जो पूरा का पूरा राइट है वो 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, कि यदि कोई बच्चा है जो 14 साल से कम उम्र का है तो उसको आप कारखाना, खान या जो है खतरनाक रोजगार में नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब नहीं लगाएंगे तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी, तो देखिए जिम्मेदारी तो भाई आपके संसद की है कि उनको देखना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस नहीं हो। ठीक है, जरा देखिए भारत में अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या क्या कानून बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जिम्मेदारी तो संसद की, तो संसद ने क्या क्या कानून बनाए हैं। देखिए पहला कानून है 1948 का कारखाना अधिनियम। स्वतंत्रता के बाद पारित ये पहला कानून था। इस पे फोकस करेगा। ये पहला कानून है जिसने कारखाने के श्रमिकों के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्थापित कर दी। मतलब जो कारखाने में जो भी श्रमिक काम करेंगे उनके लिए एक न्यूनतम सेवा मतलब जो आयु है वो निर्धारित है, और न्यूनतम आयु कितनी है, 14 वर्ष। ठीक है, तो 14 वर्ष से अगर कोई कम है तो वो यहाँ पे मतलब उसको आप नहीं एम्प्लॉय कर सकते। और 17 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात में काम करने से प्रतिबंधित करने के लिए जो है इस अधिनियम में बात की गई है। तो बेसिकली ये पहला अधिनियम है जो इस बारे में बात करता है, जिसमें पहला कहता है कि 14 साल से कम जो उम्र वाले बच्चे उनको तो लगा ही नहीं सकते, और यदि जो बच्चा है उसकी उम्र 17 साल से ज़्यादा है तो भी अगर बच्चा है तो ऑब्वियसली बात है कि 18 तक ना पहुँचे, 18 से तो युवा काउंट होगा। 17 साल से अगर बच्चा है तो उसको फिर आप क्या नहीं कर सकते, 14 से 17 के बीच में है तो फिर रात में आप उसको जो है नहीं लगा सकते हैं। 1952 का खान अधिनियम, खनन उद्योग को विनियमित करने के लिए 1952 का खान अधिनियम बनाया गया था। यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को खदान में काम करने से रोकता है। एक हो गया आपका 1948 का कानून, एक है 1952 का कानून। फिर देखिए एक 1986 का कानून। ये क्या कहता है, ये बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और नियंत्रित करता है, रेगुलेट भी करता है, नियंत्रित करता है। यह भारत में बाल श्रम की व्यापक समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था। इसमें निर्दिष्ट किया गया था कि नाबालिगों को कहाँ और कैसे नियोजित किया जा सकता है, साथ ही उन्हें कहाँ और कैसे नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें दो बातें की गई थी। पहला, कहाँ लगा सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो मीडिया है या आप देखते होंगे टीवी में छोटे छोटे बच्चे तो काम करते हैं, तो क्या वो भी फोर्स्ड लेबर है, क्या वहाँ पे भी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि कहाँ पे लगाएंगे और कहाँ पे आप उनको डिप्लॉय नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पे बच्चे को परिभाषित किया गया कि एक बच्चे को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अभी तक 14 वर्ष की आयु तक नहीं पहुँचा है। 1986 के अधिनियम के तहत बच्चों को 13 व्यवसाय और 57 प्रक्रियाओं में काम करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो इसी में एक्चुअली डिफाइन किया गया था कि भाई टीवी सीरियल्स और इन सब में बच्चे काम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, ये है। इसके बाद देखिए बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016, ये इसी का संशोधन है जिसमें एक जो बाल श्रम को प्रतिबंधित और नियंत्रित करता है। तो इसी कानून को एक्चुअली संशोधित किया गया था बाद में। तो ये था आपका जो आर्टिकल नंबर 24 है वो। इसके बाद देखिए इसमें जो संशोधन है वो क्या क्या है
ये 14 से 18 वर्ष के लोगों को खतरनाक गतिविधियों या प्रक्रियाओं में काम करने से रोकता है। इस जो संशोधन है 2016 वाला उसमें है। फिर देखिए यह अधिनियम युवाओं को विभिन्न प्रकार की घरेलू नौकरियों के साथ साथ, ये देखिए यहाँ पे घरेलू नौकरी के साथ साथ कलाकारों को भी काम करने का अधिकार देता है। घरेलू नौकरी मतलब जैसे आपके घर में हलवाई की दुकान है, आपके घर का कोई काम है, तो क्या आप काम कर सकते हैं? क्या फिर बच्चा काम करेगा या परिवार के लोग अगर यदि चाहें तो कर सकता है? तो वहाँ यहाँ पे जो 2016 वाला अधिनियम है उसमें इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखिए सरकार ने बाल और किशोर श्रमिकों की रोकथाम, निषेध और बचाव और पुनर्वास के लिए व्यापक और विशिष्ट ढांचा स्थापित करने के लिए 2017 में भी कुछ नियम जारी किए हैं। देखिए इसमें नियमों में पारिवारिक व्यवसायों के रोजगार से संबंधित चिंताओं को सरल बनाया गया है। साथ ही काम के घंटे कि एक बच्चा कितना काम कर सकता है और शर्तों को परिभाषित करके कलाकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन जैसे इसमें यह कहा गया कि यदि पारिवारिक काम है तो बच्चा कर सकता है, यानी कोई भी चीज़ जो खतरनाक नहीं है वहाँ पे वो जा सकता है। लेकिन जो आपके क्रिटिक्स हैं वो उस बात को हाईलाइट करते हैं कि खतरनाक शब्द को आप एक तरीके से उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। किस चीज़ को हम खतरनाक कहेंगे? कौन सी चीज़ है खतरनाक? डेंजर अकॉर्डिंग टू यू इज समथिंग डिफरेंट, और खतरनाक हो सकता है मेरे लिए कुछ और हो। ठीक है, हो सकता है मेरा काम हो सांप के साथ खेलना और हो सकता है आपको सांप से डर लगता हो। तो हम दोनों के लिए खतरनाक जो शब्द है वो उसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। दूसरा जो कंसर्न है वो ये है कि परिवार मतलब क्या? यहाँ पे परिवार को डिफाइन नहीं किया गया कि यदि कोई बच्चा पारिवारिक श्रम में लगा है तो चलो वो खराब नहीं है। तो जैसे कई बार हमने देखा कि कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो वो अगर अपने मामा मामी और चाचा चाची उसका काम करा रहे हैं, कराए पड़े हैं, तो क्या आप उसको परिवार में कंसीडर करेंगे? इन सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया गया है। ऑल्दो बहुत जल्दी हमारे पास इसका क्लैरिफिकेशन आ जाएगा सरकार की तरफ से, राइट। सो वी आर ऑप्टिमिस्टिक वन। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 24। जरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के भाग के रूप में की गई है? ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपके हिसाब से जो सही आंसर है वो क्या है, राइट। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने दो आर्टिकल समझा, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शोषण के बारे में बताते हैं। तो जो 23 था उसमें हमने देखा कि राज्य यदि चाहे तो वो करवा सकता है सार्वजनिक हितों में, राइट। और आर्टिकल 24 में भी हमने देखा कि बच्चों को लेके जो है ये बताया गया था कि नहीं करा सकते कारखाने, खदान और या खतरनाक रोजगार में काम। अगर कराते हैं तो इसके लिए सरकार को समय समय पर कानून बनाती है। सरकार ने क्या समय समय पर, संसद ने क्या समय समय पर कानून बनाए हैं, उसकी चर्चा भी हम लोगों ने आज के एपिसोड में, आज के जो सेशन है उसमें देखी है, राइट। तो इससे जो जुड़ा हुआ PDF है वो हम आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में अटैच कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे आप PDF ले लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपके इसके बाद भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो जो अपकमिंग क्लासेस होंगी वहाँ पे हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, समझ लेंगे, निपटा लेंगे, ठीक है। अब आपकी क्लासेस रेगुलर चलेंगी तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि जो 1-2 दिनों का मिस हो गया है बीच में, मेरे ख्याल में 2 से 3 दिनों आपकी क्लास नहीं चल पाई थी हमारा संविधान की, बट अभी से फिर ये रेगुलर रहेगा मंडे टू सैटरडे। लेकिन क्योंकि अभी आपका मिस हो गया है तो आई विल ट्राई कि मैं आपका संडे को भी क्लास ले लूँ ताकि आपका कोर्स नहीं बीच में रुके, ठीक है। तो हम आपकी क्लासेस रेगुलर लेंगे, जो आपका 9 बजे का ये स्लॉट है इसी पे आपको रोज़ क्लासेस मिलेंगी। तो ठीक है, फिर आज की क्लास में फिर यहीं पे विराम लेते हैं, आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल फिर से आपसे मिलना होगा। अभी तक देखिए हमने समानता, स्वतंत्रता और शोषण का विरुद्ध का जो अधिकार है वो तीनों देख लिए हैं। कल बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, राइट। कल की क्लास में कल का जो फंडामेंटल राइट का जो हमारा टॉपिक होगा वो धार्मिक स्वतंत्रता का होगा। एक बार आप जल्दी से रिविज़न कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा। अगर आप नोट्स मेकिंग कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली नोट्स जो है बनाते चलिएगा साथ के साथ। थोड़े टॉपिक हो जाए तो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन पार्ट ऑल्सो, वहाँ पे हम MCQ वगैरह भी लेंगे। देखिए MCQ अभी इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब वो करके आते हैं, मतलब जोड़ के आते हैं, कई सारे अधिकारों को जोड़ के। तो कुछ हो जाए, कुछ टॉपिक्स हो जाए तो क्लब करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे क्लास के ड्यूरेशन में ही। इसके साथ भी यदि आपके फिर भी कोई डाउट्स वगैरह रह जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसको पूछ लीजिएगा। डाउट के साथ मत सोइएगा, डाउट बिल्कुल ख़त्म करके ही रखिएगा कि ऐसा ना होना चाहिए कि टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।